नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ के मरने का इंतज़ार तुम लोग मत करो, माँ का इलाज मैं करवाऊँगी। अरे वृंदा बहन, आपकी माँ आजकल दिखाई नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना? पड़ोस में रहने वाली सुमन ने पूछा। हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, अभी छोटे भाई के पास हैं, वो आकर उनको अपने साथ ले गया है, वृंदा जी ने कहा, जो घर के बाहर गमलों में पानी दे रही थी। पानी देने के बाद वो अंदर आकर आंख बंद करके वहीं सोफे पर लेट गईं। तभी उनकी बहू नैना आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अभी तो आप बाहर गमलों में पानी दे रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप चुपचाप आकर यहाँ लेट गई हैं? कुछ नहीं बहू, बस वो सुमन ने माँ के लिए पूछा तो दिल भर आया, वृंदा गहरी सांस लेकर बोली। आपने उनसे सब कुछ कह दिया क्या? नैना घबरा कर सास को देखकर पूछने लगी। अरे नहीं बहू, कौन सी अच्छी बात हो गई जो सबको बताती रहूंगी। वृंदा जी के बुझे चेहरे से उदासी का स्वर सुन बहू नैना उनका हाथ थाम कर बोली, आप इतना क्यों सोच रही हैं मम्मी जी? आपने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं की उनकी सेवा करने में। ना ही चिंतन ने कभी आपको उनकी सेवा करने से मना किया, ना ही मैंने। हम सब ने नानी जी के लिए जितना हो सकता था कर दिया, अब वो मामा जी की जिम्मेदारी है। आप सोच सोच कर अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। बहू के इतने प्यार से कहने पर वृंदा जी बस इतना ही बोली, काश मेरी माँ की किस्मत में भी मेरे जैसे बेटा बहू लिखा होता। नैना अपनी सास को समझाकर अपना काम करने चली गई। वृंदा जी फिर से अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उनकी माँ बहुत मिलनसार स्वभाव की घरेलू महिला थी। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए पति के लिए एक पैर पर खड़ी रहने वाली ममतामयी माँ को वृंदा जी से कुछ खास ही लगाव था। पिता के देहांत के बाद वो कभी कभी अपनी माँ को अपने पास ले आती थी। बेटा बहू भी नानी की सेवा तन मन से करते थे। वृंदा जी के दो छोटे भाई थे, दोनों की शादी हो गई थी, पर दोनों अलग अलग शहरों में अपने में ही मस्त रहते थे। जिस शहर में वृंदा जी रहती थी उसी शहर में उनकी माँ भी बड़े बेटे के साथ रहती थी। बेटा बहू माँ का ध्यान ठीक से नहीं रखते थे, हमेशा कम आमदनी का रोना धोना करते रहते। छोटा बेटा बहुत कम अपनी माँ को लेकर जाता था, वो भी कभी कभी, इसलिए कि उनके पड़ोसी ये कहते कि माँ को कभी कभी यहाँ भी लाया कीजिए। उसकी बीबी भी सास का ध्यान नहीं रखती थी। बेचारी सीधी और भोली माँ जो रूखा सूखा मिलता खाकर चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वृंदा जी की माँ का मन वहाँ नहीं लगता था, वो अधिकतर अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ये घर वृंदा जी की माँ के नाम था, जहाँ वो शान से रहती थी, ये सोचकर कि ये मेरा घर है। गांव के ज़मीन से कुछ उपज के पैसे आ जाते थे और यहाँ घर का एक कमरा किराए पर देकर उनके पास पैसे हो जाते थे, इसलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी। जब उनका मन नहीं लगता तो वृंदा जी अपने पास ले आती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसे तैसे जिंदगी कट ही रही थी कि अचानक से एक दिन वृंदा जी की माँ गिर गई। कमर और टांग टूट गई, वो निसहाय हो गई। बेटा बहू ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे, सोचते थे कि जितनी जल्दी मर जाएं तो ये बोझ खत्म हो जाए और घर के 2 हिस्से कर अपने अपने नाम से घर करवा ले। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर उनके किसी बेटे को उनके ठीक होने की नहीं पड़ी थी। ये बात जब वृंदा जी को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोगों से माँ का इलाज नहीं हो रहा तो बता देते, ऐसे बिस्तर पर छोड़कर मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? मैं इनका ऑपरेशन करवा दूंगी। वृंदा जी माँ को अस्पताल लेकर गईं और ऑपरेशन करवा दी। पता नहीं क्या सोचकर उनके दोनों भाई बारी बारी से अस्पताल आते और माँ की देखभाल करने लगे। वृंदा जी को लगा, चलो इसी बहाने शायद दोनों सुधर जाएं। 10 दिन बाद वृंदा जी की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, पर अभी भी वो खुद से कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं थी। मतलब नित्य क्रिया के लिए भी अब वो किसी पर आश्रित हो गई थी। वृंदा जी के बेटे ने कहा, नानी को मामा जी लेकर जाएंगे ही ना? जब अस्पताल आ ही रहे थे तो कुछ जिम्मेदारियां उनको भी उठाने दीजिए। आपने ऑपरेशन करवा दिया और बहुत सेवा कर दी उनकी, आपको भी आराम की ज़रूरत है, तो अब कुछ दिन उनको भी करने दीजिए। पर ये क्या, अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद उनका वो भाई भाभी जो उसी शहर में रहते थे आए ही नहीं। अंततः वृंदा जी बेटे बहू से बात कर अपने साथ अपनी माँ को ले आईं। अब तो एक बच्चे की तरह वृंदा जी माँ की सेवा करने लगी।
बेटा बहू भी मदद करते थे, पर बेटी की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही थी। 55 साल की वृंदा जी 80 साल की माँ की सेवा करने लगी। भाइयों ने पलटकर पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। वृंदा जी की माँ को वहाँ रहते रहते 1 महीना होने को हो गया। अब वो भी वृंदा जी से कहने लगी, बेटी कब तक तुझ पर बोझ बनकर रहूंगी। तेरे घर में भी छोटे पोते पोती हैं, तेरी बहू उनके साथ तेरा ध्यान रखती थी। अब एक मैं भी यहीं पड़ी हूँ। तू ऐसा कर, मुझे अपने घर छोड़ दे। मेरा घर है, मरना होगा तो वहीं मरूंगी। तेरे पास मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तू ताने सुनेगी। तेरे भाई तेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं व्यवहार में। बेकार मेरा बोझ लिए बैठी है। वहाँ पहुँचा दे मुझे। सामने रहूंगी तो किसी तरह भी सेवा तो करेंगे ही। पर वृंदा जी के बेटे ने आगे बढ़कर मना कर दिया और बोले, मम्मी आप खुद से नानी को वहाँ पहुँचाने नहीं जाइएगा। पता नहीं मामा मामी उनका ध्यान रखें या नहीं। अभी तो यहाँ आराम से हम सब उनका ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से खा पी रही हैं। पता नहीं वो लोग क्या करें। तभी नैना ने कहा, हाँ मम्मी जी, नानी जी कह रही थी इतना अच्छा खाना वहाँ कहाँ तुम्हारी मामी बनाकर खिलाती हैं। मुझे तो बस उबला हुआ खाना दे देती हैं। कितने दिन तो एक बार ही खाना देती हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ था, इसलिए उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला देती हूँ। वैसे भी वो खाती ही कितना है। डरती रहती हैं कि बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना होता जो है, उनको भी ठीक नहीं लगता। इस तरह कुछ दिन और निकल गए। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने वृंदा जी को फ़ोन किया और बोली, दीदी माँ को हम घर लाने का सोच रहे हैं, आज हम आकर उनको ले जाएंगे। वृंदा जी कुछ नहीं बोली। शाम में वृंदा जी के भाई भाभी माँ को लेने आ गए। दोनों माँ के कमरे में गए और कुछ बातें करने लगे। कमरे से फुसफुसाहट की आवाज़ बाहर आ रही थी, पर कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जब वृंदा जी कमरे में गईं तो उनके कानों में बस माँ की आवाज़ सुनाई दी, वो कागज़ मेरे पास नहीं है और जीते जी मैं ऐसा नहीं करूँगी। भाई ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो माँ, इतने दिन से हम तुमको रखे हुए हैं, फिर हमारे बारे में सोचो। 2 बेटियां हैं हमारी, उनके भविष्य के लिए सोचना है। छोटे का क्या है, उसका तो व्यवसाय चल ही रहा है, उसका गुजारा अच्छे से चल जाता है। हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, तनख्वाह भी इतनी नहीं कि 5 लोगों का पेट पाल सके, फिर जितना होता है करते ही हैं। वृंदा जी सुनकर अंदर आ गई और बोली, तुम लोग माँ को लेकर जा रहे हो तो अच्छे से ख्याल भी रखना। उसकी दवाइयाँ और हॉर्लिक्स मैं भिजवा दिया करूँगी, पर उसके खाने पीने का ध्यान तुम लोग रखना। तभी उनकी भाभी तपाक से बोली, हम आप लोगों जैसा पकवान बनाकर नहीं खा सकते, इतना पैसा नहीं हमारे पास, जितना होगा हम करते ही हैं। वृंदा जी का मन किया बोल दे, अपने खाने पीने में कटौती नहीं होता, पर माँ को दूध तक नहीं दे सकती, पर सामने से कुछ नहीं बोल सकी। वो चाहती तो बहुत थी कि माँ को अपने पास रखे, पर मजबूरी ऐसी थी कि वो रख भी नहीं सकती थी। माँ के जाने के बाद वृंदा जी बस माँ की फिक्र में ही लगी रहती थी। जब बेटा खुद आकर ले गया और माँ भी जाना ही चाह रही थी, तो वृंदा जी चाहते हुए भी माँ को रख नहीं पा रही थी। वो हर वक्त अब माँ के हालात के बारे में सोचती रहती थी। ये देखकर नैना ने कहा, नानी से एक बार मिल ही आइए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। दूसरे दिन मन न माना और वो सुबह ही माँ को मिलने चली गई। बोल कर गई थी शाम तक आ जाएंगी, पर दोपहर में ही वो घर आ गई। वृंदा जी का उदास और आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर नैना घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, नानी जी ठीक तो है ना? आप तो शाम को आने वाली थी, अभी ही आ गई, नैना ने पूछा। क्या बोलूं नैना, मेरे जैसा मायका भगवान किसी को ना दे। आज वहाँ गई तो पता चला छोटा भाई आया हुआ है, वो माँ को लेकर जाने लगा। पता नहीं वो ऐसी हालत में कैसे जा पाएंगी। और तो और कुछ देर को वृंदा जी चुप हो गई। तभी उनका बेटा चिंतन भी घर आ गया। अपनी माँ को देखकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ, नानी से मिलने गई थी ना, वो ठीक तो है ना? चिंतन, क्या बताऊँ बेटा, माँ को भी जाने कितना कष्ट लिखा है। दोनों मामा उस घर के लिए नानी को अपने अपने पास लेकर गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं माँ से, बस किसी तरह उसके हस्ताक्षर करवा कर घर जमीन सब अपने नाम करवाने की होड़ में लगे हैं। नानी शायद जानती होगी कि उसके बेटे उसके घर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए घर के पेपर अपने पास नहीं रखी थी। दोनों भाई घर के पेपर मांग रहे थे तो माँ बोल रही थी कि वो वृंदा के पास रखे हैं। दोनों भाई मुझे सुनाने लगे, दीदी इसलिए माँ की सेवा कर रही थी कि वो घर उनको मिल जाए।
मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जो इल्ज़ाम मेरे भाई मुझ पर लगा दिए। दोनों कहने लगे, दीदी आपको क्या कमी है, फिर भी ज़मीन के कागजात अपने पास रखी हुई हैं। लालच होगा तभी ना। मैंने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ ने ही रखने के लिए दिया था। बस माँ से मिलने गई थी। पर आज जो कुछ भी वहाँ पर हुआ उसके बाद तो सब रिश्ते ही खत्म हो गए। दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे कि कागजात मैं रखूँगा। पर मैंने कह दिया कि बड़े को दे दूंगी। फिर जो करना तुम दोनों का आपस का मामला है, जो ठीक लगे करना। माँ बस मौन थी। पता नहीं बेटों के मुँह पास में जकड़ कर चुप रही, और फिर इसलिए कि बेटा उनको साथ लेकर जा रहा है। छोटा भाई नाराज़ हो गया कि मैंने बड़े को कागजात देने को कह दिया। उसने मुझे कहा, आज से मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वैसे भी आपको हमारी तकलीफ़ कहाँ दिखाई देती है। दोनों भाई चाहते थे माँ उनके कहने पर घर के 2 हिस्से कर दे और मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। पर मैं ऐसा क्यों करती। वो माँ की मर्जी, जो करना चाहे करें। बस अब तो दोनों भाइयों ने मुझे भला बुरा सुनाकर कहने लगे, आपको तो हमारी हालत दिखती नहीं, खुद तो मज़े से रह रही हैं। अब मैं खुद तुम लोगों के साथ रहती हूँ, मैं उनकी क्या मदद करूँगी। वैसे भी महीने का खर्च तो उनको खुद उठाना होगा ना, वो भी मुझसे उम्मीद करते। ये कैसे संभव हो सकता है। आज तो दोनों ने बड़ी बहन का भी मान ना रखा। मैं आने लगी तो किसी ने रोका भी नहीं। आज मुझे अपने मायके में बहुत अजनबीपन का एहसास हो रहा था। शाम को बड़ा भाई आकर कागजात ले जाएगा। वैसे भी आज जो लांछन उन लोगों ने लगाए हैं, उसके बाद मेरा भी दिल उन लोगों से फट गया है। बस इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि माँ के लिए अपनी तरफ से फर्ज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। शाम को भाई आकर कागजात ले गया। वृंदा जी के लिए दोनों भाइयों के दिल में बेवजह की नफरत ने रिश्तों को खोखला कर दिया था। वो सोचने लगी, पता नहीं किसके पास कागजात रहेंगे, कौन माँ को रखेगा। एक माँ सबको भारी लग रही है और उसका घर ज़मीन लेने के लिए सब बेचैन हो रहे हैं। आज अगर वो दे देंगी तो उसको ही अपने घर से निकाल देंगे, इसलिए तो वो नहीं दे रही। अब माँ को पता नहीं कब देख पाऊंगी। दोनों भाइयों ने वृंदा जी से बात करनी बंद कर दी, इसलिए वो माँ से बात भी नहीं कर पाती। माँ की खबर मिले तो कैसे मिले। अचानक से वृंदा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ तुम ठीक तो हो ना। नैना दौड़ती हुई आई और वृंदा जी को झकझोरती हुई बोली, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बुरा सपना देख रही थी क्या। वृंदा जी घबरा कर आंखें खोलते हुए बोली, वो माँ के बारे में सोचते सोचते आंख लग गई थी। सपने में देख रही थी कि वो मुझे बुला रही हैं। नानी जी ठीक होंगी, रुकिए मैं मामा जी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। आपसे बात नहीं करेंगे ना तो मुझसे ही कर लेंगे। कहते हुए नैना ने मामा को फ़ोन कर दिया। नानी से भी स्पीकर पर बात की। वो बोली, ठीक हूँ बेटा, बस प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान तुम्हारे नाना के पास मुझे भी बुला ले। वृंदा कैसी है। उसको कहना माँ उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और उसके पास मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उस दिन चुप रही। अपने बेटों और बेटी का व्यवहार जानती हूँ। अगर उसके पास कागजात रहते तो उसको सुना सुना कर परेशान कर देते, और जो मुझे इधर कुछ हो जाता तो कहते बड़ा आगे बढ़कर ले गई थी, सेवा भी ना कर सकी। जबकि मैं जानती हूँ उससे बेहतर सेवा मेरी कोई नहीं कर सकता है। तेरी सास के जैसा मायका भगवान किसी को ना देवे। माँ भाई के रहते ऐसे किसी का मायका ना खत्म हो। नानी की आवाज़ भारी हो गई और किसी ने उधर से फ़ोन कट कर दिया। आज वृंदा जी माँ की आवाज़ सुन खुश हो गई थी कि माँ ठीक है, अभी भी जिंदा है। पर कल क्या होगा और उनको कोई बताएगा भी और नहीं, ये सोचकर वो हमेशा रोती रहती थी। दिवाली से 2 दिन पहले की ही तो बात है। सब दिवाली छठ की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी वृंदा जी को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैं अनाथ हो गया, माँ छोड़कर चली गई, और सिसकियाँ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सुन वृंदा जी के हाथ पांव सुन्न हो गए। छोटे भाई की आवाज़ थी जो रो रहा था। वृंदा जी सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी। आवाज़ सुनकर नैना दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। किसका फ़ोन आया था। कह नैना फ़ोन ले ली, पर शायद फ़ोन कट गया था। बताइए ना मम्मी, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। एक अनहोनी की आशंका नैना के मन में भी हो रही थी। नैना, माँ चली गई, बाबूजी के पास चली गई, मैं मिल भी नहीं पाई। वो तो अच्छा हुआ, बेटा उधर गया था तो नानी से मिल आया। वीडियो कॉल पर मैं माँ को देख भी ली, पर वो अब किसी को पहचान भी नहीं रही थी। बस एक ही रट लगा रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे घर में ही मुझे रहने दो। पर ना वो आ सकी, ना अब कभी यहाँ आ पाएंगी।
कहकर वृंदा जी नैना को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कहते हैं किस्मत में सब कुछ लिखा होता है, कब किससे मिलना होगा और नहीं। वृंदा जी माँ से नहीं मिल पाई और उनकी माँ उस यात्रा पर निकल गई जहाँ के स्वार्थी बेटों से उन्हें छुटकारा मिल गया। वृंदा जी के बड़े भाई ने छोटे से कहा, यहाँ लेकर आ जाओ, जो करना होगा यही करेंगे। पर छोटे बेटे ने बात ना मानी। उनका दाह संस्कार वहीं किया जहाँ वो रहता था। बड़ा बेटे बहू किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए पहुँच तो गए, पर उसी दिन लौट आए। 10 दिन बाद क्रियाकर्म होना था। सबने यही कहा, जहाँ अंतिम संस्कार हुए हैं वही सब काम कर दिया जाए। दोनों भाइयों की इस पर भी ना बनी। नाते रिश्तेदार छोटे भाई के घर पहुँचे। वृंदा जी भी गई। माँ तो रही नहीं, पर माँ की पसंद की चीज़ों से विदाई करना चाहती थी ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। वो जानती है माँ पिताजी के जाने के बाद कभी सुख शांति से नहीं रह सकी। बेटी के पास आकर रहना भी कभी नहीं चाहती थी, पर जब बेटा ही अपना नहीं रहे तो बहू कहाँ तक फर्ज निभाएगी। एक घर और जमीन के कागजात ने 2 भाइयों में दरार लाया सो लाया। वृंदा जी से उनका मायका भी हमेशा के लिए छूट गया। जोड़ कर रखने वाली माँ वो भी चली गई। अब काहे का मायका, काहे के अपने कहे जाने वाले लोग। अब जो बंटवारा होगा वो भाइयों में झगड़े से हो या फिर आसानी से हो। वृंदा जी ने अब उनसे आंखें मूंद लिया। जिन रिश्तों पर जमीन ज्यादा असर करती हो, खून की कीमत कुछ नहीं हो, ऐसा रिश्ता रहे तो सुख तो देगा नहीं, देगा तो सिर्फ आंखों में आंसू। और वृंदा जी के आंखों के आंसू शायद अब कभी ना सूख पाए, क्योंकि ऐसा मायका और ऐसे लोग भगवान किसी को भी ना दें। अब वो भी यही कहने लगी हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।